क्या देखना पड़ता है स्टेबिलिटी में, मैं बताता हूँ आपको, सो दैट स्ट्रक्चर स्टेबल है। ये कैसे समझ में आएगा? पहली बात रहती है, उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलना होगा तो बाउंड्री कंडीशन, ये वर्ड यूज करता हूँ पहले, बाद में कॉमन सेंस के वर्ड यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस या बुक का ये टर्म, बाउंड्री कंडीशन मीन्स जॉइंट कंडीशन और सपोर्ट कंडीशन। ये आपने कैसे स्ट्रक्चर में एज्यूम किया है और डिटेल किया है और साइड पे भी वैसे हो रहा है। व्हेनेवर आई से समथिंग देयर आर थिंग्स, एक तो वो भी बताता हूँ पहले, टोटेलिटी में देयर हैज टू बी इंटीग्रिटी इन द टोटेलिटी। मैं इसका मतलब भी बताता हूँ, बाद में विल गो टू स्टेबिलिटी। इंटीग्रिटी मतलब you know that we design the structure for certain loads, then we means assume some loads, then we do the model, we do the some modeling, then we do the analysis, then we do the design, we prepare the drawings and we do the construction। ये इतना पूरा लाइफ साइकिल है हमारे स्ट्रक्चर का। ओके, कंस्ट्रक्शन तो साइट पे होगा, ये बाकी ऑफिस में चल रहा है। सो लोड्स वॉट एवर यू एज्यूम लोड्स, लाइव लोड करते हैं, एज्यूम डेड लोड कैलकुलेट करते हैं, अर्थक्वेक, इट शुड रिफ्लेक्ट इन द मॉडलिंग फर्स्ट। जो लोड आपने एज्यूम किया एज पर आईएस कोड वॉट एवर, मॉडलिंग में आने चाहिए। मतलब मॉडल स्टार्ट करो, ये टाइप करो, बाद में एनालिसिस कर रहे हैं। वेन एवर यू डू द एनालिसिस यू एज्यूम समथिंग। एज्यूम्पशन मतलब यू एज्यूम फिक्स सपोर्ट, पिन सपोर्ट, ये वो सब करते हैं ना, फिक्स, पिन, रोलर। एंड देन यस, इन मॉडलिंग में भी आप यू कैनॉट डू द रियल स्ट्रक्चर मॉडलिंग, यू डू द मैथमेटिकल मॉडलिंग। मतलब मैथमेटिकल मॉडलिंग और रियल में बहुत डिफरेंस रहता है, पता है ना। तो इफ यू डू सम मैथमेटिकल मॉडल, जो आपने एज्यूम किया है यहाँ, सॉरी यहाँ एज्यूम किया है मैथमेटिकल मॉडल, इट शुड रिप्रेजेंट द रियलिटी। ये कंस्ट्रक्शन में जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट होना चाहिए। whenever I say represent, representation is not exact as I told you, but फाइनली हमारा एम है कि ये सेफ होना चाहिए, ओवरऑल सेफ्टी, डिफ्लेक्शन, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी। तो इज इट इन इंटीग्रेटेड और इन लाइन विद दिस? आप जो एज्यूम लोड कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन लेवल पे या लाइफ साइकिल पे बढ़ने नहीं चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए लोड। मॉडलिंग वॉट एवर यू डू मैथमेटिकली वो रिप्रेजेंट होना चाहिए रियलिटी से। ये रियलिटी है हमारा कंस्ट्रक्शन। मतलब फिक्स रहेगा साइट पे, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है फिक्स, जो बोल रहे हैं आप ये एनालिसिस में, तो फिक्स ही होना चाहिए वहां। नहीं तो यहाँ फिक्स बोल रहे हो वहां पिन हो रहा है, या आप यहाँ पिन बोल रहे हो और वहां फिक्स हो रहा है। तो ऐसे डिफरेंस आना नहीं चाहिए बाउंड्री कंडीशन में जो एज्यूम कर रहे हैं पहली। बाद में डिजाइन कर रहे हैं, मतलब फिक्स किया तो फिक्स डिजाइन करो। फिक्स किया मतलब यू नो दैट बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये सब आता है फिक्स में। तो यू आर एज्यूमिंग फिक्स, सो यू आर डिजाइनिंग फॉर मोमेंट, शियर फोर्स एंड अदर फोर्सेस। एंड योर ड्राइंग डिटेलिंग इज ऑल्सो एज पर द फिक्स कंडीशन। डिटेलिंग पता है ना, फिक्स का अलग रहता है, पिन का अलग रहता है। एंड साइट पे भी एज पर ड्राइंग एग्जैक्टली काम हो रहा है। तो एवरी लेवल और एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, फ्रॉम द प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड रियल कंस्ट्रक्शन, देयर इज अ इंटीग्रिटी। मतलब सब कुछ एजम्पशंस बोल रहा हूं मैं। इंटीग्रिटी मतलब जो कुछ आप एज्यूम कर रहे हैं वो रियलिटी में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नहीं तो एजम्पशन चल रहा है पेपर पे एक और साइड पे कुछ भी अलग चल रहा है, दैट विल बी रियली रॉन्ग स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल। ये ऐसी बातें रहती है जो फेल्यूर आता है इसकी वजह से। ओके, नाउ लेट्स अगेन गो टू द स्टेबिलिटी कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी का जॉइंट कंडीशन, सपोर्ट कंडीशन। Now let's see one example where you'll understand. See, whenever I say stability, it is nothing to do with the strength and serviceability. सर्विसेबिलिटी और स्ट्रेंथ का ज्यादा इशू नहीं है। हो सकता है इन वेरी वर्स्ट एंड ब्लंडर केस, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ तो ही ड्यू टू स्ट्रेंथ देयर में भी फेल्यूर, मतलब क्रैक नहीं डायरेक्टली फेल होगा, ये बहुत ही रेयर केस है। बड़ा ब्लंडर रहेगा तो ग्रेड में डिफरेंस आया तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता कभी। लेकिन ग्रेड भी कम है और बीम का डेप्थ भी बहुत कम है और उसमें स्टील जो डाला है वो प्रॉपर डिटेलिंग किया नहीं है, इन दैट केस ओ देयर कैन बी मींस
ऑल पैरामीटर्स आर रॉन्ग नाउ, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया भी रॉन्ग है, सर्विसेबिलिटी का पैरामीटर भी रॉन्ग है, ड्राइंग भी रॉन्ग है आपका, अगर ड्राइंग बनाए तो ड्राइंग में भी गलती है, तो सभी लेवल पे गलती है, देयर आर एरर, नॉट एरर, मिस्टेक्स एट एवरी लेवल, देन इट कैन कोलैप्स। सो स्टेबिलिटी के पहले इसके वजह से कोलैप्स होगा। ड्राइंग डिटेलिंग रॉन्ग, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया नॉट कंसीडर्ड, बीम डेप्थ इज वेरी लेस, material grade is very very poor, and all wrong things are in one structure, then definitely it can collapse. But the major part, that is only 5% केस की, ये सब कुछ गलत है, ये 5% पॉसिबिलिटी है, जहां कोई इंजीनियर नहीं है और कॉन्ट्रैक्टर भी अच्छा नहीं है। लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्टिंग कर, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने लाइफ में कभी भी कंस्ट्रक्शन किया नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लाइफ में किसी ने स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं किया, वो पहली बार डिजाइन कर रहे हैं, मतलब एवरीबडी इज बिगिनर। इन दैट केस ये हो सकता है फेलियर, ये पैरामीटर की वजह से, बट 5% पॉसिबिलिटी इज वेरी रेयर केस। अभी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में बताता हूँ कि बाउंड्री कंडीशन से कैसे फेल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक वन एग्जांपल, आई थिंक आई हैव टेकन सम टाइम्स बैक, बट फिर से बताता हूँ। सी माय टू टू डेवलप दिस थॉट प्रोसेस इन योर माइंड, जिस पे ज्यादा फोकस करना है आपने। लेट्स से देयर इज वन फ्रेम, सिंपल फ्रेम लेता हूँ, ऑल जॉइंट्स आर पिन जॉइंट्स, and I am putting one lateral load due to wind or earthquake, whatever. Tell me what will happen to this frame? क्या होगा बताओ? सर पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, स्वे हो जाएगा नीचे पूरा। हाँ, so there can be a question in our mind कि ये मैं बताता हूँ, ये ऐसे होगा क्या? Just I'm asking this. नो सर। हाँ, नो, क्या होगा फिर? पूरा नीचे जाएगा। हाँ, so now this is really important to understand. So this is not going to deflect, but I would say this will collapse. Collapse और deflection में difference है। यस सर। Okay, there is a difference in collapse and ये इतना sway हुआ है कि इसको sway नहीं भी नहीं बोल सकता मैं, it is a collapse. Now there is a question why it happened, क्यों हुआ ऐसे? अगर ऐसे आपने स्ट्रक्चर डिजाइन किया साइड पे, चारों जॉइंट पिन है, स्टील स्ट्रक्चर में किया, एक ही बोल्ट डाला इसमें, ये आई सेक्शन है समझो, सिंगल बोल्ट इधर, सिंगल बोल्ट इधर, या एक सिंगल बोल्ट या एक सिंगल बोल्ट, पिन और लोड दिया, क्या होगा? ये ऐसे गिरेगा। नाउ देयर इज, नाउ यू अंडरस्टैंड दैट मींस ये जॉइंट का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी में। नाउ इफ यू वांट टू मेक इट सेफ या स्टेबल करना है तो क्या करेंगे? सो इसको बोलते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इसमें कहा ग्रेड है क्या स्टील का? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का कुछ है क्या? नो सर। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया का कुछ है? मतलब समझो ये आपने सॉफ्टवेयर में मॉडल किया, समझो पिन ने बाय डिफॉल्ट आपने फिक्स लिया, आपको पता भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर में किया लेकिन साइड पे ये सब ये सिंगल बोल्ट डाल के रखा है आपने, कोलैप्स ही होने वाला है। मॉडलिंग में आपका सब कुछ सही है, साइड पे गिरा, क्योंकि अगर आपके ड्राइंग में सिर्फ एक ही सिंगल बोल्ट दिया था होगा गलती से, दैट मीन्स इवन बीम साइज इज गुड। ये ग्रेड मेरा M40 है समझो बीम का, ओके, ये कॉलम का भी M40 ग्रेड है, साइज भी बड़ा है, लेकिन पिन जॉइंट है समझो फॉर एग्जांपल, क्या होगा? उस कितना भी अच्छा ग्रेड रहने दो, कितना भी डेप्थ रहने दो बीम का, इट इज गोइंग टू कोलैप्स विदाउट एनी रीजन, rather due to such blunder reasons we can say. Okay, so now tell me, if you want to make it safe, how can you do this safe? ये फ्रेम को मुझे सेफ, नॉट सेफ, स्टेबल करना है। स्टेबल, हाँ, ओके, सो देयर इज वन आंसर इज दैट इज ब्रेसिंग। अभी क्या करेंगे? लेट्स से ऑल जॉइंट्स आर पिन जॉइंट्स, जॉइंट तो पिन ही चाहिए मुझे, ऐसे बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, बट फिर भी मुझे स्टेबल करना है, then definitely I should provide bracings in this case. So I want all pin joint but stable structure, then this is the, so due to this triangulation there will be compression in this member, there is a tension in this member, and it will be stable due to these members. Now definitely what will happen to this? ये अगर collapse होगा, yes or no? Will it collapse? No, sir. Because see, whenever there is a force,
whenever it tries to displace on the right side, this will transfer compression here, and this compression will transfer at this support and will go down in the footing or below columns. That means this compression strut and tension member is giving them the support so that it will not collapse. Will it deflect? Yes, probably, because it depends on the sizes of this member. थोड़े कम size रहेंगे तो deflect भी होगा ना वो ज़्यादा. But yes, deflection हुआ मतलब कुछ इतना, there is no big question. Within a certain limit. Within limit, let's say अगर ये 5 mm में deflect हो रहा है तो 5 mm deflect होना मतलब collapse नहीं बोल सकते. But there may be issue of serviceability. अभी ये deflection criteria मतलब serviceability criteria जो हम चेक करते हैं. Now I have made this structure as a stable. अगर आपका लिमिट डेल्टा परमिसिबल समझो, आपका डेल्टा परमिसिबल 3 mm ये समझो, 3 से ज्यादा है ना 5 mm, तो ये सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया सही है गलत है? सेटिस्फाइड? गलत है. So I can say serviceability point of view it is unsafe. And if it is less than permissible, अगर समझो ये 5 mm मतलब कम है, permissible समझो हमारा 10 mm है, now and then I can say it is okay. 10 mm है permissible, तो I can say it is a safe from serviceability point of view. So पहले stable मैंने boundary condition से बनाया है. So you cannot analyze the unstable structure first. Remember, now there is no any code, there is no any book, or there is no any software which will tell you how to make the structure stable. So I can say that stability जो है stable structure, ये right side मैंने आपको बताया ना वहां आती है. Left side में कहाँ भी सीखने को नहीं मिलेगा stability. See, definitely in books they have given it, but more it is more of a practical and common sense and judgment. Judgment भी important है क्योंकि इसके exact ऐसे कुछ नहीं है इसको. Approximately you should know. Now this is first way by which you can make stable. Is there any other way by which you can make it stable? दूसरा कुछ वे है क्या stable करने के लिए इसको? Support condition change करके. To change the support conditions and make it, let's say, fixed one. Now I tell you, if I ask you, मुझे bracing नहीं चाहिए फिर भी stable करना है, क्या करेंगे? Support conditions. So सभी को चलो fix बनाएंगे. Fix, और इसको भी fix बोलते हैं, rigid भी बोलते हैं इसको. Either say it as a fixed or rigid joint, whatever. And then if you do this, now due to this boundary condition, now it is changing its behavior. थोड़ा behavior change कर रहा है. अभी ये जो straight line दिख रहा है ना, red color का ये, whenever there is a bracings and beams and columns, it deflects in a straight line. ये दिख रहा है ना straight line. But now whenever there is a fixed support, then it will not deflect in a straight line, but there is a kind of bending in this. ऐसे कुछ तो bend होने वाला है. So you can see the curvature is there, that means there is a bending. Now the beams and columns are bending. So there will be bending moment and so many things. But definitely it is stable. Yes, there will be again deflection. Let's say 5 mm आ रहा है, इस केस में भी आ रहा है समझो. Deflection within limits रहेगा आपके delta permissible, तो okay, serviceability भी is correct. सर वो डेल्टा परमिसिबल फर्स्ट केस में कैसे मतलब कैसे लेते हैं सर? हाँ ये सी वी कैलकुलेट सॉफ्टवेयर में कर रहेंगे ना हम. ये मॉडल इट, पुट द लोड and check the deflection in the software. STAD में ये नहीं, परमिसिबल डेल्टा. हाँ परमिसिबल ये कोड में दिया, राइट. परमिसिबल कोड में है. ओके ओके. और आई थिंक हमने ये किया था ना, टेंशन मेंबर कॉम्प्रेशन मेंबर डिजाइन हुआ है ना आपका, उसमें लिया होगा ना डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, कोड में दिया है ना सब. ओके ओके. डेल्टा वर्टिकल समझो L/325 है, हॉरिजॉन्टल Span by 200 and upon 250 per line के लिए कुछ तो 150 आई थिंक, कुछ तो नंबर से अलग. Yes. So they are given in the table IS 800. There we check it, ये नंबर कहाँ से आए. अभी whenever it is a horizontal deflection delta H, it has some relation with the height H upon, instead of
L, it will be H. अगर ये आपका बीम डिफ्लेक्शन है ये वाला, तो इट विल बी स्पैन अपॉन, मतलब स्पैन समझो L है तो L अपॉन सम नंबर, लेट्स से 325. And if it is a horizontal deflection, H upon some number. So there are different criteria given regarding the horizontal deflections and vertical deflections. So we have to check for each member, sir. Yes. Especially for beams, each beam, and for horizontal deflection, totality of the structure. लेकिन हर एक जगह पे जाके देखना है आपको डिफ्लेक्शन कहाँ जा. You can check it, summary में मिलता है ना हमें स्टैट प्रो में. नहीं, एक्चुअली तो मतलब हमें समरी तक कैसे जाना है वो पता है, मतलब वो ग्राफ्स वगैरह कैसे देखने, पर उसके आगे का पोस्ट मॉडलिंग जो है पार्ट वो नहीं इतना पता सर. हाँ. हाँ. Okay, you learn that. Just go through my videos. Okay, you'll get Okay. this. Software में से कैसे देखना है आपको. ओके फाइन सर. Now ये स्ट्रक्चर स्टेबल है और ये क्राइटेरिया रहेगा तो सर्विसेबिलिटी इज आल्सो अचीव्ड. लिमिट से कम है डेल्टा. नाउ देयर इज अभी ये समझ में स्टेबिलिटी का बोलता हूं मैं. एंड इफ योर साइजेस ऑफ द मेंबर्स and steel reinforcement in the member is as per the calculation of the codes and this, then strength is also satisfied. अभी strength का मतलब क्या है? The basic aim of the strength. क्रैक्स नहीं आने चाहिए. Correct. Should not crack. ये basic aim है. Material should not crack. जो भी steel रहेगा, concrete रहेगा या timber रहेगा, it should not crack. Serviceability criteria means should not deflect much. Should not deflect. Within limit it is okay. Crack strength में should not crack. So how we do in design? So जब हम design करते हैं तो दो parameter रहते हैं ना, strength criteria and serviceability criteria. See, whatever material you choose, timber, steel, aluminium, RCC or anything. This is the only philosophy in structural engineering. कुछ भी अलग नहीं है. Only the code and उसका permissible limit अलग हो सकते हैं, बाकी कुछ same. Everything is same philosophically. Now yes, so stability में boundary condition ये frame को मैं कर रहा हूँ. So ये horizontal loads either wind load or earthquake load के लिए ये बहुत important है. So in steel structure generally we provide the bracings. In RCC structures we provide the shear walls. और एक बात है by which you can control the deflections or you can make the stable structure also. अभी stable structure के लिए फिर से मैं एक और possibility बताता हूँ. समझो ये जॉइंट पिन है, ये भी जॉइंट पिन है, ये भी जॉइंट पिन है. एंड आई एम सेइंग यू और आस्किंग यू कि मुझे फिर भी ब्रेसिंग नहीं डालना और फिर भी करना है मुझे ये सेफ. कैसे करेंगे बताओ? और कुछ करके जॉइंट कंडीशन मत चेंज करना, पिन ही करो. चलो ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट इसलिए बोल रहा हूँ. इज देयर एनी वे बाय विच यू कैन डू? So there is a way you can add one shear wall. यहाँ एक shear wall डाल रहा हूँ. अभी you can say कि आपने सिर्फ बोला कि 4 जॉइंट पिन चाहिए. यहाँ क्या करना है आपने बताया नहीं, इसलिए मेरे पास फ्रीडम है एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर. आई विल मेक दिस एज अ फिक्स्ड. ओके, अभी क्या होगा? whenever there is a horizontal load, this will try to deflect or try to collapse here, but collapse करते समय यहाँ ये फिक्स्ड है. ओके, now what will happen? This shear wall will deflect little bit definitely. ये भी deflect होने वाला है. ये समझो shear wall RCC का है या it will bend and ये structure भी थोड़ा आगे जाएगा सीधा ऐसे. So that means I can say that this shear wall का ये जो thickness है, ये depth है समझो इसका. There is a some stiffness to the shear wall. This is taking care and it is controlling this delta and it is helping to avoid the collapse. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. जनरली आरसीसी में यूज करते हैं हम. इन आरसीसी जनरली मेक ऑल द जॉइंट्स फिक्स्ड. ओके, फिर भी अगर पिन रहेंगे तो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. सिर्फ पिन रहेगा तो क्या होता है, शेयर वॉल का थिकनेस एंड डेप्थ बहुत बढ़ाएगा. नाउ सी व्हाट वी आर डूइंग फॉर द स्टेबिलिटी. सी सम
Try to understand the ways. This is for horizontal or earthquake and wind loads stability, lateral collapse. There is one more case where the structure may collapse in the vertical loads. Gravity load, earthquake भी नहीं, wind भी नहीं, फिर भी structure collapse होते हैं. ऐसे भी cases आपने सुने होंगे कभी कभी. कब होता मैं बताता हूँ. ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स है. आपने एनालिसिस किया स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से. सॉफ्टवेयर में एनालाइज किया स्टैड या ईटैब में, वर्टिकल लोड डाल दिया, यहाँ पे मोमेंट वीमेंट सब डिजाइन किया, सेक्शन साइज ड्राइंग सब सबमिट किया एज पर आईएस कोड. एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड. साइजेस, स्ट्रेंथ एंड डिफ्लेक्शन एंड एवरीथिंग मॉडल में सब मिला है आपको. डेल्टा मिला, ये मिला, सब मिला. बट you know that generally we provide footings. footing से fixity लाते हैं ना. fixity लाना मतलब क्या है? Provide sufficient size footings embed in the ground. ground के नीचे होना चाहिए footing. ये सब ऐसे करते हैं हम बिल्डिंग को. So your assumption of the fixity is in the modeling, in the drawings, in the design analysis सब में है, लेकिन साइट पे स्टार्टा ही अवेलेबल नहीं है. ओके बहुत ही सॉफ्ट स्टार्टा है. सॉफ्ट मतलब क्ले या ब्लैक कॉटन सॉइल, इतना सॉफ्ट है. मतलब आपका एजम्पशन डिजाइन के लेवल पे आपने एसबीसी एज्यूम किया है 500 रॉक का, समझो हार्ड रॉक लेट से, और एक्चुअली साइड पे सिर्फ 50 किलोन्यूटन पर एमएम स्क्वायर है. इवन एसबीसी का भी मतलब नहीं है. दिस सॉइल इज रियली डेंजरस सॉइल और बिल्डिंग्स. एंड यू हैव गिवन आइसोलेटेड फुटिंग, डिजाइन सब सही है. नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. क्या होगा इसका? सेटलमेंट विल सेटल अ लॉट. बहुत सेटलमेंट बढ़ाएगा. ये छोटा छोटा सेटलमेंट नहीं रहता ब्लैक कॉटन का. इट में सेटल बाय 100 mm 200 mm व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है. 100 mm is also big number for settlement. Very Yes, big sir. number. If 100 mm displacement is there or 150 mm displacement is there, the structure will collapse down. Okay? क्योंकि there will be bending moments and shear force in the structure. जाने दो बेंडिंग मोमेंट, पहले ये बताता हूँ. बिहेवियर वाइज क्या होगा, ये ऐसे कुछ तो होगा. ऐसे ही बड़े डिफ्लेक्शंस आएंगे that you will not imagine. अभी यहां तक दिखाता हूं मैं ऐसे. Such a condition will invite, ये जो आपके एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट था, कुछ आपने इमेज एनालाइज किया था सॉफ्टवेयर में, ये कुछ, ये अगर 50 रहेगा तो ये ड्यू टू सच अ ह्यूज सेटलमेंट, ये 50 का डायरेक्टली 500 या 1000 भी हो सकता है. 1000 किलोन्यूटन मीटर, 500 किलोन्यूटन मीटर, 2000 किलोन्यूटन मीटर. आपका डिजाइन सिर्फ 50 के हुआ है. एंड सच अ ह्यूज मोमेंट कमिंग, मटेरियल विल क्रैक, कोलैप्स, डिफ्लेक्शन, टू मच डिफ्लेक्शन. यहाँ 150 है मतलब बाद में इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. फेल्यूर कभी भी ऐसे, यहाँ कैलकुलेशन में 150 दिख रहा है 2 मिनट के लिए, लेकिन ये then 150 will increase again ahead and it will go, because ये डिफ्लेक्शन समझो, यहाँ 10 mm का डिफ्लेक्शन आया तो ये मोमेंट 50 का समझो 70 हुआ, बाद में 15 mm डिफ्लेक्शन हुआ, इसका 150 हुआ, बाद में 500 हुआ, बाद में 1000. So it's a continuous cyclic process and the collapse becomes immediately within fraction of seconds. ये सब numbers within seconds increase होते हैं because this deflection increases within that seconds. 5 mm, 10 mm, 50 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, and collapse without any warning. So where we went wrong? Analysis software में किया, सब design अच्छा किया, but we have not assured that the real fixity is achieved. And first of all, whatever you say, it is a fixed or pinned. पता है ना fix का मतलब क्या है? Fix मतलब it will not settle down, it will not go to the left side, and it will not even rotate. मतलब there is a moment capacity, there is a vertical load capacity RV,
एंड हॉरिजॉन्टल लोड कैपेसिटी मतलब डिफ्लेक्ट कहाँ भी नहीं होने वाला, रोटेट भी नहीं होगा, नीचे डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सेटल नहीं होगा, और लेफ्ट साइड को या राइट साइड को भी मूव नहीं होने वाला. दिस इज कॉल्ड एज अ फिक्स सपोर्ट. अभी यहाँ क्या हुआ, आपका एजम्पशन है आरवी वाला गायब हो गया ना, यस और नो, ये डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब योर दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, सो योर एजम्पशन वेंट रॉन्ग. इवन पिन सपोर्ट रहा तो भी स्टेबल रहता है, वर्टिकल लोड के लिए बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लोड के लिए. Even though it is a pin, you know that it will now not move to the left or right, or it will not move to the down also. Yes, it can rotate. इसको बोलते हैं pin support. So even it is not pinned vertically. So this is called as the discrepancy in the assumption and reality. इसकी वजह से structure collapse होते हैं. Not because of your grade of concrete is reduced. Okay. So I hope it is clear. Stability का मतलब क्या है actually? Yes, sir. On YouTube and even classroom में रहेगा तो I'll note it down. I'll check ऑफिस में, आपको क्लासरूम में सब दिया है. मिसलेनियस सेशन में स्टेबिलिटी का मेरा पूरा टॉपिक है, 1 या 2 सेशंस रहेंगे. इसमें मैंने यही बताया थोड़ा डिटेल में, और कुछ उसमें इमेजेस भी है फेल्योर के, वहां आपको समझ में आएगा सब. स्टेबिलिटी कैसे अचीव करना है, उसमें मैंने स्टेबिलिटी भी लिया है, मेरे ख्याल से डिफ्लेक्शंस भी लिया है. ये तीनों क्राइटेरिया मैंने थोड़ा डिटेल में लिया है. ओके, सो गॉट इट. Yes, sir. Now, this is only a quick example. You can go through my different workshops, technical workshop in the classrooms, and try to develop this right side. मेरा सबसे important aim है. और जो कुछ हमारा missing sessions है, we are going to cover in workshops and through this kind of discussions like this. Okay, वो सब cover होगा. कुछ doubts रहेंगे तो you can ask list wise and we can cover. But most of the things are given either in live sessions or in recordings. वो होने के बाद अगर कुछ questions आते हैं तो definitely you can ask and develop this right side. अभी आप इस तरह से सोचो. And सबसे important बात है कि if you want to develop interest in the structural engineering, ये right side आपको interest देगी, मजा आएगा सीखने के लिए. You will feel that you are doing something, and it is really artistic. You know that we really get the interest or enjoyment, I would say. ये सिर्फ आर्टिस्टिक फील्ड में ही आता है. Either it is a music, architect, painting, या सब जो कुछ आर्टिस्टिक फील्ड है, वहाँ ही मजा है, वहाँ ही एंजॉयमेंट है. इसकी वजह से तो हमें वो काम करने के लिए मजा आता है. ओके, सो व्हेनेवर यू वर्क, यू शुड नॉट फील दैट यू आर वर्किंग फॉर सैलरी और दिया काम है बॉस ने तो कर रहे. नो नो, यू शुड डेवलप दिस इंटरेस्ट, तो ही मजा आएगा ना. यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन योर करियर. 8 से 10 घंटे ऑफिस में जाते सभी लोगों के लाइफ, मतलब रिटायर होने तक. तो व्हाई नॉट टू बी गेट द गुड फीलिंग इन द वर्क. तो ये या राइट साइड से आएगी आपको. जो कुछ बोरिंग वर्क है उसके लिए सॉफ्टवेयर है. अभी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वही 10 बार करना है, 100 टाइम्स करना है, तो बोरिंग है वो. जो कुछ मैकेनिकल है ना वो बोरिंग है. इट्स माय एक्सपीरियंस और माय फीलिंग, ऐसे सभी को लगता होगा. तो मुझे बोरिंग लगता है, इसलिए तो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं हमारे लिए. हाँ, मेरा काम क्या है, मेरे सॉफ्टवेयर के रिजल्ट सही है गलत है वो देखूंगा मैं, राइट साइड से वो जज करूंगा. आई विल चेक एज पर द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस. नाउ यस, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, अप्रोक्सीमेट डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्रोक्सीमेशन विल गिव मी अ गुड जजमेंट. जजमेंट क्यों चाहिए मुझे, डिसीजंस लेने ना. whenever you work in office or on real projects, practical projects, आपको डिसीजंस लेने हैं. आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि वो कैलकुलेशन रिपोर्ट दिखाओ या इट्स ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट फाइनली वो बोलेंगे ठीक है डिसीजन ले लो और मुझे बताओ शैल आई गो फॉर द कंस्ट्रक्शन और नॉट. बिकॉज मुझे टाइम नहीं है, मैं क्लाइंट हूँ और आई कैन आस्क यू स्ट्रक्चर एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर. आपकी ड्राइंग मुझे क्विकली चाहिए, साइट पे काम शुरू करना है मुझे, आपका सही है वो कंफर्म करो, कॉस्ट में बैठेगा क्या कंफर्म करो, गिव द डिसीजंस. अगर इफ यू आर इन अ डाउट, अरे मेरा सॉफ्टवेयर में ये ऐसे हो रहा था, रिजल्ट मैच नहीं हो रहे थे, अभी क्या करूँ वो करूँ. सी द क्लाइंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर, ये लेफ्ट साइड में आप क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में कर रहे होंगे, वहां कुछ रिजल्ट्स कैसे नहीं आ रहे ठीक, कैलकुलेशन में आपको सॉफ्टवेयर ही आता नहीं, डिजाइन करना आता नहीं, आपको चेक नहीं करना आता, तो दे आर नॉट बॉदर्ड.
सो फाइनली डिसीजंस, एंड डिसीजंस के लिए ये सब राइट साइड कंप्लीट अच्छी होनी चाहिए, तो ये आप डिसीजंस क्विकली ले सकते हैं। कभी कभी डिसीजंस भी मैंने बोला 19-20 होता है, 20% वेरिएशन हो सकते हैं डिसीजंस। अगर एज आई टोल्ड यू देयर आर 40 इंजीनियर्स हु आर टेकिंग डिसीजंस ऑन द प्रोजेक्ट्स, ये जो बताया था ना मैंने। कहाँ गए वो? ये वाले चारों लोग डिसीजंस ले रहे साइड पे। सी एवरीबडी इज ओके विद दैट, सी देयर इज नो प्रॉब्लम इफ दे आर गिविंग सेफ स्ट्रक्चर। हर एक का डिसीजन का स्टाइल है। ये बोलेगा कि मुझे क्विकली डिजाइन देना था इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बार डील डाल दिया। ये साइड पे क्लाइंट बोल रहा है कि क्विकली दो, तो कभी कभी क्या होता है, वेन एवर क्लाइंट इज आस्किंग फॉर वेरी फास्ट डिलीवरेबल्स, देन पीपल टेक लिटिल सेफर डिसीजंस। एक बार डाल दो ज्यादा, या कैलकुलेशन में डाउट से समझो, सॉफ्टवेयर ने रिजल्ट दिया और आई एम इन डाउट किया रही है, सॉफ्टवेयर समझो 2-12 दे रहा है, 2-16 दे रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग, देयर इज अ कंफ्यूजन। सी मेनी टाइम्स प्रोजेक्ट्स पे ऐसे दिमाग में चलते रहते हैं हमारे। कभी कभी जूनियर इंजीनियर्स काम करते हैं तो डिसीजन लेना पड़ता है। So at that time I may say, okay, काम करो, just put one more steel, one more bar and just give the drawings. तो वो ये एक डिसीजन ले रहा है ये आदमी। ये बोलेगा नहीं मैं डिटेलिंग में अच्छा करूंगा, आप मुझे टाइम दे दो। क्लाइंट को बोल सकता है कि डोंट गिव प्रेशर टू मी, लेट मी गिव करेक्ट डिजाइन। तो ये बोलेगा कि मुझे टाइम दे दो, आई एम विल गिव यू सेफ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट। इफ ही कैन कन्विंस ही विल टेक दिस डिसीजंस। ओके, सो हर एक अलग स्टाइल का डिसीजन ले रहे हैं। But the basis is this right side, whatever I told you, this right side and all these parameters. So ऐसे decisions लेते मतलब design में, drawing में या side पे भी. So these are the overall parameters and focus on this. Now there was this question WSM. Then why we give you the training in WSM and not in LSM mostly? LSM सीख सकते हैं आप बुक में और I will guide you also कैसे सीखना है आपको. But WSM पे ज्यादा फोकस होना चाहिए पहले, बिगिनर एज ए लर्नर। व्हाई WSM? नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द अप्रोच ऑफ डेवलपिंग योर राइट साइड। राइट साइड मतलब ब्रेन की भी राइट साइड पता है ना, वैसे रहती है आर्टिस्टिक और ये राइट साइड। राइट ब्रेन हमारा डेवलप नहीं होता मोस्ट ऑफ टाइम्स, तो वही वो राइट साइड है। तो राइट साइड व्हाट इज द, यहां लिखता हूं फिर से, एक है लेफ्ट साइड, ब्रेन का भी बोल सकते हैं, या हमारे वो जो पैरामीटर थे ना सॉफ्टवेयर एनालिसिस, और एक राइट साइड है जहां हमारा आर्टिस्टिक पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग है जहां हमारे। लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट अगेन थोड़ा आपके लिए। हाँ, ये लेफ्ट साइड में क्या है, कैलकुलेशंस है, मैथ्स है, पैटर्न्स है, स्टेप्स ऑफ डिजाइन है, वो ज्यादा प्रॉब्लम्स है, सिस्टम है, वहां ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशंस रहते हैं, 2 बार है, 3 बार है, मतलब वी आर टेकिंग द डिसीजंस ऑन द ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशंस। क्लॉज है, बुक है, ये है वो सब लेफ्ट साइड। राइट साइड में कॉमन सेंस है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। सो अभी ये बता दो राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। लेफ्ट साइड में है डिटेल कैलकुलेशंस, डिटेल कैल्स। लेफ्ट साइड में है सॉफ्टवेयर्स, लेफ्ट साइड में है स्टेप्स, लेफ्ट साइड में है आईएस कोड, क्लॉजेस, ये वो सब बहुत सारे डिटेलिंग पार्ट, मतलब बहुत सारे डिटेल्स लेफ्ट साइड में है। पैटर्न है, सिस्टम है, पैटर्न है, स्टेप्स है, स्टेप्स ऑफ डिजाइन, फॉलो द स्टेप्स, follow the code, follow this and that, everything should be perfect on the calculation level, mathematical level. Left side में है maths, maths में as you tell 2 into 2 is 4 in maths definitely, otherwise बोलेगा क्या calculation किए, ठीक है। लेफ्ट साइड ऐसी ही रहती। राइट साइड इज नॉट डिटेल, और डेफिनेटली लेफ्ट साइड इज कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। अगर मैंने आपको बताया कि फूरियर सीरीज यूज करते हैं डायनेमिक एनालिसिस में अर्थक्वेक के, फूरियर सीरीज आपने सीखा है M3 में, या ग्रीक वाले बीटा, गामा, थीटा, ये सब कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बोथ यू नो डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल्टा, ये
डेबा बाय डेबा एक्स, डी बाय डी एक्स, इंटीग्रेशन, बहुत सीखा है ना, फूरियर सीरीज, ये सब लेफ्ट साइड में है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं ये क्यों सीखा है आपने। इंजीनियरिंग में या स्कूल में बहुत सीखा है, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी इन दिस एंड दैट, क्या था और क्यों चल रहा था, होता है लेकिन। So this is your left side, too much complex, बीटा थीटा गैमा, और क्या रहते हैं, साई इप्सिलॉन, या ऐसे बहुत सारे ग्रीक लेटर हमने सीखे थे, यूज किए थे भी, वेरी कॉम्प्लेक्स। दैट्स व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। एजुकेशन में बहुत बार हम एग्जाम ओरिएंटेड क्यों करते हैं, बिकॉज ये लेफ्ट साइड हमें समझ भी नहीं आती क्यों चल रहा है, क्या यूज होने है, क्योंकि बहुत बार ये लेफ्ट साइड है ना, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है रियल लाइफ में, लेस एप्लीकेशन ओवरऑल ना, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि ये यूज नहीं होता, ये सब है थीटा बीटा गामा, ये सब डेरिवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या कुछ R&D करना है, जनरली मैकेनिकल इंडस्ट्री या जहाँ माइक्रो लेवल के फील्ड रहते हैं ना, माइक्रो फील्ड, वहां यूज होता है ये। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज नॉट यूज एनीवेयर, रिसर्च में ज्यादा है R&D, वॉट एवर वी लर्न इट इज R&D, और राइट साइड खाली है हमारा, ये नहीं आता, ये आता है ऐसे बोलते हैं, आता कुछ नहीं, मुझे पता है ये लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लोग इग्नोर करते हैं, ऑप्शन पे छोड़ देते हैं, और they say that they know it because, but I would say right side is vacant. So I would say we have learned lot of complex things in school and college, but we have not learned the simple things. हमें simplicity पता ही नहीं है लाइफ की इंजीनियरिंग की, तो simplicity is the right side. Whenever now we have learned lot of detailed calculation, but we don't know how to do the approximate calculations. This is right side. We have learned the steps, design as per the steps and clauses and as per given in the books, but we don't know how to solve the problem laterally and organically बोल सकता हूं मैं। organically मतलब उसको कुछ नहीं, लॉजिक ही नहीं है, illogical बोल सकता हूँ। why I am saying illogical, because मेरे दिमाग इधर उधर घूम रहा है, और कभी मुझे ऐसे लगता है, कभी ऐसे लगता है। laterally मैं फ्री हूं ना, I am free, so I am very much free here. मुझे कुछ ये नहीं है, बर्डन नहीं है किसी का भी, फ्रीली थिंकिंग कर रहा हूं मैं, तो फ्री थिंकिंग इज अवेलेबल हियर। यहाँ फ्री थिंकिंग नहीं है, यहाँ ब्लॉक्ड थिंकिंग बोलता हूं मैं, ये लेफ्ट साइड। ब्लॉक थिंकिंग मतलब क्या, नए स्टेप्स फॉलो होने चाहिए, स्टेप्स नहीं फॉलो किए ना, मार्क नहीं दूंगा मैं, ऐसे प्रोफेसर बोलते हैं, या कोई रिव्यूअर भी बोल सकता है, नहीं फॉलो नहीं किया आपने, गलत है आप। तो आप क्या करेंगे, कहाँ सोचने को टाइम है, फ्री बोलेंगे चलो स्टेप्स डिजाइन के फॉलो करो, दे दो उसको, मार्क्स मिलेंगे। या अगर अभी सबमिशन कर रहे कहा प्रोजेक्ट का, तो वो बोलेगा कि रिव्यूअर राइट है। नहीं तो फ्री थिंकिंग नहीं है, तो फिर कैसे आप वो जायंट स्ट्रक्चर्स, क्रिकेट स्टेडियम, वो आईफेल टावर कैसे बनाएंगे, इतने बड़े स्ट्रक्चर, मतलब गुड स्ट्रक्चर्स है जो जिसमें कुछ तो एक सिग्नेचर स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, ये फ्री थिंकिंग से होते हैं, ये कभी भी ऐसे मैथमेटिकल थिंकिंग से होगा नहीं। सिग्नेचर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल डिजाइन, सिग्नेचर, ऐसे कुछ तो जो लाइफ में आपको अच्छा लगेगा, अरे आई डिजाइन दिस, तो इट रिक्वायर्स फ्री थिंकिंग। पैटर्न स्टेप्स, देयर इज नो पैटर्न, नो पैटर्न इन दिस राइट साइड, कभी भी पैटर्न होता ही नहीं, हुआ तो राइट साइड होगी नहीं, नो पैटर्न, यू आर फ्री। मैथ्स है लेकिन ग्रीक लेटर कुछ भी नहीं है, बीटा गामा नहीं, डेल्टा भी नहीं, और ये कुछ भी नहीं। मैथ्स है क्या, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, ये जो स्कूल में फर्स्ट या सेकंड में सीखा था ना हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बस इतना ही मैथ्स आना चाहिए। राइट साइड को ये नहीं समझ में आता, ये बोलेगा अरे क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स सिंप्लिसिटी चाहिए। सिंप्लिसिटी, एडिशन आपको पता है 2 + 2 4, मल्टीप्लिकेशन पता है 3 × 3 9, डिवीजन पता है 9/3 is 3। मतलब दिस मैथ्स विच यू कैन डू इन योर माइंड ऑल्सो। कैलकुलेटर भी कभी कभी जरूरत नहीं है बोल सकता हूँ, नो कैलकुलेटर, जनरली बोल रहा हूँ, थोड़े लगता है अभी हमें कभी कभी थोड़े डिटेल कैलकुलेशन करने के लिए, बट एज गुड एज नो कैलकुलेटर, सिर्फ दिमाग में चल रहा है मेरा कैलकुलेशंस बाय जजमेंट। सो देयर इज आई वुड से कॉम्प्लेक्स, यहां मेरा जजमेंट है, अंदाजा लगा रहा हूं, अंदाजा लग रहा है कि ये 450 में बीम बैठेगा, या अंदाजा लग रहा है 600 में बैठेगा। अभी जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ही आता है,
एंड राइट साइड डेवलप होने के बाद आता है। एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आता लेफ्ट साइड डेवलप होने के बाद। कितने भी बीम्स करो, कितना भी सॉफ्टवेयर स्टडी करो, लेफ्ट साइड से आपको ये जजमेंट कभी भी नहीं आएगा। सो देयर रिक्वायर्स ये ऑल पैरामीटर्स। सिंपल मैथ्स एज गुड एज नो कैलकुलेटर। लेकिन ठीक है, कैलकुलेटर लगा भी तो आई वुड से साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लगना चाहिए, वो सिर्फ वो प्लस माइनस वाला छोटा कैलकुलेटर रहता है ना, इनफ। अभी फिर ये अभी वेनेवर आई से राइट साइड के लिए सिंप्लिसिटी चाहिए, डिटेल कैलकुलेशन नहीं करना, तो फिर ये डेवलप कैसे करना है? थ्रू अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस। So whenever I say it is approximate, definitely it is not detailed like this, ये लेफ्ट साइड की तरह, but it is acceptable, पहली बात। और मुझे ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का फायदा है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि चलो ये डिजाइन करेक्ट है, ये सॉफ्टवेयर ने रिजल्ट दिया करेक्ट है। करेक्ट मतलब एक्सेप्टेबल है, सेफ होगा, और आई टेक द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द स्ट्रक्चर इज सेफ। दिस इज माई फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसीजन मैंने लिया है, सब देखा मैंने ओवरऑल, एंड आई फील दैट इट इज करेक्ट, go ahead for the construction. So ये है, okay. So this is my today's agenda actually for the session. Develop this right, okay. Focus on this. I don't say that don't develop this, but यहाँ बहुत सारा काम किया है और करते रहो, मैं बोल रहा हूँ, but अभी यहाँ थोड़ा बड़ा हो इसका percentage. It is really interesting field, structural engineering, and yes, you can do and have excellence in this field. सब कुछ अच्छा मिलेगा, एंजॉयमेंट मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन एक्सेलेंस चाहिए बड़ा होने के लिए कुछ तो। ऐसे कोई भी ऐसे नहीं सिर्फ जॉब करना है तो मिलेगा, वो आई एम नॉट सेइंग वो सभी को मिलेगा जॉब, बट एक्सेलेंस किया तो कुछ तो मजा भी आएगा, और यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग, मतलब योर कंपनी इफ यू डू, और योर जॉब पोजीशन। So this is my overall intention, and whatever we are see some many things you will get in the recordings, many in the live sessions, and many in interaction sessions like this, okay. और कुछ भी questions आएंगे छोटे मोटे, you can ask, ऐसे कुछ नहीं है during that. You can share on the group also, WhatsApp group पे, technical forum पे, वहाँ भी पूछो कहाँ क्या है। So कुछ study material रहेगा, recordings रहेंगे, या कुछ ऐसे open discussion doubts की चाहिए तो we will have this, okay. सर सिविल इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेशंस पे कैसा काम किया जाता है? अप्रोक्सीमेशन पे डिसीजन लेते हैं, ओके। काम स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बहुत बोले तो फिर वो करना पड़ता है सब एनालिसिस एज पर कोड कैलकुलेशंस। यस। डिसीजन ये सही है गलत है, डिसीजन ये एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, वो लेते हैं अप्रोक्सीमेट से। सो अगर ये इफ यू आस्क मी कि ये 50 किलो न्यूटन सॉफ्टवेयर दे रहा है स्टैड, इज इट रियली 50 और इट इज समथिंग 100, और समझो ये देयर इज अ क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर 50 बोल रहा है लेकिन है क्या 50 है, कितना होना चाहिए, कुछ तो आपके दिमाग में नंबर चाहिए। समझो आपको पता है कि ये अगर ये वो दोनों जॉइंट फिक्स है, एंड यू नो दैट देयर इज अ लोड, यू नो दिस इज वेरी सिंपल बीम, इसका फॉर्मूला आपको पता है बेंडिंग मोमेंट का, जो सिंपल है वो आता है दिमाग में है, W² बाय कितना है फिक्स का 12, ये कितना है 24, ये सिंपल है, वो दिमाग में रहता है हमारे, भूल नहीं सकते हम। ये सिंपली सपोर्टेड का कैसे रहता है, फॉर्मूले रहने चाहिए, नहीं आता फॉर्मूले तो जस्ट नोट इट समवेयर, ये सिंपल थंब रूल आपके दिमाग में चाहिए। इसका मोमेंट कितना है W² बाय बताओ सिंपली सपोर्टेड का, ये आना ही चाहिए मेरे बेसिक के सेशन देखो। यस सर। ये नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये नहीं पता मुझे, फिर लेफ्ट साइड तो कुछ भी यूज नहीं, ये तो आना ही चाहिए आपको। ओके, सो आई विल शेयर यू सम स्मॉल क्वेश्चंस आल्सो इन बिटवीन, थोड़ा डेवलप होने के लिए साइड राइट साइड के लिए सिंपल कैलकुलेशन। तो ये W² बाय 8 है पिन, ये है फिक्स, ये हैव सम योर थंब रूल और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के आपकी एक डायरी बनाओ आपके दिमाग में, एनालिसिस या एनीथिंग व्हिच इज अप्रोक्सीमेट, थंब रूल्स व्हिच विल गाइड यू टू चेक दिस। यस सर। So Sir, where yeah. we get that thumb rule and how we can improve See, that thumb rule, approximate calculation? नहीं effectively? सी वो डेवलप करना है आपको। सी देयर इज वैसे कुछ कहाँ लिखा नहीं है, मैं डेवलप करके आप वो डेवलप करो, और जहां डाउट्स आएंगे मुझे पूछो,
ओके सर। लेकिन पहले आपके दिमाग से, क्योंकि थंब रूल्स ऐसे रेडीमेड नहीं रहता, देयर यू विल नॉट गेट एनी थंब रूल इन द बुक्स। पहली बात तो थंब रूल अगर बुक्स में दिया तो बाद में क्या बोलेंगे, यही मेरा राइट है। नो, ये थंब रूल आर ओके इन सर्टन कंडीशन। ओके, ये थंब रूल कभी भी सभी लेवल पे सही नहीं रहता। ओके इन सर्टन कंडीशन। अभी ये सर्टन भी ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म, ओके ये भी बहुत ही लूज वर्ड है। ओके, इज इट राइट और रॉन्ग, फिर देयर इज अ क्वेश्चन, बट आई वुड से ओके। सर्टन मतलब क्या पता नहीं, मतलब ये वर्ड क्या है मीनिंग इसका। सो थंब रूल ऐसे ही रहते हैं। अभी मैं बताता हूँ थंब रूल कैसे बना सकते हैं आप, फिर भी सर्टन कंडीशन बोल रहा हूं मैं अभी। यू नो दैट दिस इज अ फिक्स सपोर्ट, सो यू कैन से कैन आई अप्रोक्सीमेट दिस एज अ फिक्स बीम। अभी मैं ये तो फ्रेम एनालिसिस सॉफ्टवेयर में करना पड़ता है, ये इतना इजी से नहीं आता है कैलकुलेशन, मैन्युअली करना होगा, तो इट टेक्स टाइम एंड लॉट ऑफ थिंग्स लर्निंग। बट आई कैन से दैट बोथ आर फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ मोमेंट आ रहे हैं। तो कैन आई से दैट इट इज अ फिक्स, बिकॉज यस, कैन आई से मींस यस आई कैन से, क्योंकि यहाँ दो मोमेंट है, यहाँ एक मोमेंट है, मतलब ये रिलेट कर रहा है मुझे ये सिंपल प्रॉब्लम से, विच इज अ फिक्स बीम। एंड सिंपल प्रॉब्लम क्यों मैंने चूज किया, बिकॉज मुझे पता है नंबर W²/12 20%, वेरी इजी, I can remember here, I can note it somewhere. Now there is a question, is it exactly like this? अब ये सिंपल है, फिर ये क्यों करने का सॉफ्टवेयर में, डायरेक्टली ऐसे ही करो ना। नो, इट इज नॉट एग्जैक्टली W²/12। ये 50 नंबर जो आपका आएगा ना, एग्जैक्टली W²/12 आएगा नहीं। क्यों बता सकते आप? आता तो रहता तो फिर क्यों करने का, हाथ से करो, 2 मिनट का क्वेश्चन कैलकुलेशन। बिकॉज ऑफ दिस कॉलम इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मोमेंट इन द कॉलम। ओके, यहां से यहां थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स। सो एंड व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस, बिकॉज ऑफ द स्पैन ऑफ द बीम डिपेंड्स ऑन द एल एंड हाइट ऑफ द कॉलम। इसके ऊपर ये सब डिपेंडेंट है, मतलब there will be some distribution of moment due to this column and all. That means this number is not exactly this, but it will be little lesser. इससे थोड़ा कम रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ तो होगा। मतलब ये W²/12 की बजाय इट मे बी समथिंग W²/10, नॉट 10 सॉरी, इससे कम बोल रहा हूँ ना मैं, मतलब कितना आएगा ये 11 point something। हाँ, अगर 10 ले लो या कम लेना है तो 15 ले लो, समझो। हाँ, ओके, जस्ट बोल रहा हूँ मैं, जजमेंट ही चल रहा है हमारा। ओके, सो योर, हाँ बोलो। सर डिनोमिनेटर ज्यादा लेना पड़ेगा। हाँ, 15 ये बोल रहा हूँ ना मैं। और समटाइम्स ये बढ़ भी सकता है, स्लाइटली बोल रहा हूँ मैं। सो दिस नंबर इज नॉट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फिक्स एंड मोमेंट इतने रहते हैं। तो ये बीच में है ना, आपके ये जो नंबर समझो आपका आ रहा है 60 से, इफ यू डू इट क्विकली बाय हैंड कैलकुलेशंस, 60 किलो न्यूटन आ रहा है, और आपको पता है कि कॉलम की वजह से थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है, तो 60 के थोड़ा सा कम रहेगा। अभी मेरे पास रेफरेंस नंबर है सिर्फ 60, सॉफ्टवेयर बोल रहा है 50, तो कैन आई एक्सेप्ट दिस? लग रहा है आपको 50 ये नंबर से मैं इसको सही बोलने का या गलत बोलने का इसको? So do you feel that 60 मेरे पास नंबर आया अप्रोक्सीमेटली, और सॉफ्टवेयर बोल रहा है 50, तो इज इट सॉफ्टवेयर इज राइट और रॉन्ग? डिसीजन लेना है आपको, एक्सेप्ट करना है। राइट और रॉन्ग मतलब कैन आई एक्सेप्ट दिस नंबर? हो सकता है ना 10% अगर नंबर्स आपके एनालिसिस के आगे पीछे सॉफ्टवेयर दे रहा है ना, यू कैन एक्सेप्ट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। 10% वेरिएशन इज फाइन, बिकॉज आपने एग्जैक्टली कॉलम मॉडल नहीं किया यहाँ, और ये सब डिटेल में नहीं किया ना, तो अप्रोक्सीमेशन है, तो आपका नंबर भी ये नंबर से ये नंबर एग्जैक्ट रहेगा, और आपका नंबर बेसलाइन रहेगा, मतलब 60। इसका मतलब इफ यू गेट द 60 किलो न्यूटन मीटर रिजल्ट एंड सॉफ्टवेयर इज गिविंग 70 और सॉफ्टवेयर इज गिविंग 50, बोथ आर राइट, बिकॉज आपके पास एक बेंचमार्क नंबर है। ये थंब रूल से है, इसको बोलते हैं थंब रूल। ये जो मैंने लिया ना, इसको थंब रूल, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। बिकॉज थंब रूल में डायरेक्टली क्यों नहीं देता, बिकॉज थंब रूल इज नॉट अ डायरेक्ट कॉपी करने वाला, ये नहीं है। ये आपको आपके एक्सपीरियंस, आपके प्रैक्टिस, आपके थॉट प्रोसेस से डेवलप करना है, वो आपके राइट साइड से। हाँ, आई कैन हेल्प यू टू डेवलप दैट थॉट प्रोसेस। आप पहले डेवलप करो, और फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, एंड देन वी विल हैव डिस्कशन, एंड देन वी विल रिफाइन दिस।
Okay, we can refine this. I can help you to refine this thumb rules. And Yes. there is a condition, star है. Star मतलब applicable in certain condition only, not always. ये तो आप स्टैम्प कर देंगे ये ही राइट है, नहीं ऐसे नहीं होता. मैं बताऊंगा वो भी कैसे होता है. बट दीज आर द वेज वी कैन डू दिस. यस सर. नाउ ये लेफ्ट साइड वाले कैलकुलेशन से लेफ्ट साइड सॉफ्टवेयर से आए और ये राइट साइड में जो हेल्प कर रहा है यार ये 50. ओके चलो राइट. सो दिस वे वी कैन डेवलप इट. ओके. यस सर.